दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए, अगर ए रिएक्टेंट है, ठीक है, और उससे क्या बन रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है, तो यहां पर रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, एक, तो इसकी आणविकता हो गई 1। नेक्स्ट देख लीजिए, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। यहां रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, 2, तो आणविकता हो गई 2। ठीक, यहां पर देखिए आगे 2a प्लस बी है, इससे उत्पाद बन रहा है। यहां रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, 3। विकता यहां 2, ये 2 आगे 2 मोल और ये 1 मोल, तो कितनी हो गई, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू। तो आणविकता का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको परिभाषित करें तो परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं या आयनों की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। तो जितने क्रियाकारक अणु भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, वो उसकी क्या हो जाएगी, आणविकता हो जाएगी। दोस्तों यहां पर आपको ये समझ में आया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं PH3 का विघटन कराऊं दोस्तों, तो मुझे मिलेगा 2P प्लस 3H2। ठीक, तो इसकी आणविकता दोस्तों कितनी हो गई, बराबर 2। समझ में आ गया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए और एग्जांपल देखिए। H2 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, 2HCl बन रहा है। ठीक, यहां क्रियाकारक अणु कितने हैं दोस्तों, 1 और 1 2, तो आणविकता कितनी हो गई दोस्तों, 2। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, और C12 H22 O11 प्लस H, ये सुक्रोज है। सुक्रोज का हम अम्लीय माध्यम में क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं। तो ये बन रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6। कितने क्रियाकारक अणु है यहाँ, 1 और 1 2, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, इज इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, और देख लीजिए, ये CH3 COO C2H5, ये एस्टर है। इसका अगर हम जल अपघटन कराएं अम्लीय माध्यम, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो ये बन गया
CH3COOH प्लस C2H5OH। तो यहाँ कितने क्रियाकारक अणु है? 2। तो इसकी आणविकता भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। जितने क्रियाकारक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे उनकी संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। और देखिए दोस्तों, अगर मैं एक और रिएक्शन लू SO2 प्लस O2, यहां बना SO3, यहां कितना ले लें? 2 2SO3। इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2 + 1, ये 2 मोल और ये 1 मोल, तो कितनी आणविकता होगी? 3। ये बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए, आप रिएक्शन को देखते ही क्रियाकारक के अणु गिन लेते हैं, गिन रहे देखते पता लग रहा है हमको कि आणविकता क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान है। आणविकता कौन सी वैल्यू है? सैद्धांतिक वैल्यू। कौन सी है? सैद्धांतिक। देखते ही पता कर रहे हैं। आणविकता कौन सी वैल्यू है दोस्तों? सैद्धांतिक वैल्यू है। देखते ही हमें पता लग रहा है कि इसकी आणविकता, रिएक्शन की आणविकता कितनी। तो जो सामान्य रिएक्शंस होती है, जनरल रिएक्शंस होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, उनके आणविकता हम देख करके तुरंत क्या करते हैं? बता देते हैं। लेकिन जो रिएक्शन जटिल होती है, क्या होती है? जटिल रिएक्शंस की आणविकता अगर हम लिखेंगे तो उनके प्रत्येक पद में जितने क्रियाकारक के अणु भाग लेंगे, प्रत्येक पद के लिए उसकी क्या होगी दोस्तों? आणविकता होगी। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और देखिए, आणविकता का मान आणविकता, ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 का मतलब यह है कि जब क्रियाकारक के अणु क्या नहीं होंगे? कभी भी 0 नहीं होंगे। जब क्रियाकारक के अणु 0 हो जाएंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो आणविकता कभी भी क्या नहीं हो सकती दोस्तों? 0 नहीं हो सकती। इसके अलावा आणविकता न ही नेगेटिव हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। आणविकता भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती दोस्तों। क्या नहीं हो सकती? भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती, यानी कि दशमलव में नहीं होगी, P/Q के रूप में नहीं होगी, 2/3 1/2 इस रूप में आणविकता नहीं होगी। देखो कहने का मतलब यहाँ पर, जैसे यहाँ 2 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। इस 1 मॉलिक्यूल में से आधा मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? ऐसा तो है नहीं कि यहां से आधा मॉलिक्यूल चला गया और इसके साथ रिएक्शन कर ली, ठीक है। तो एक और आणविकता की डेफिनेशन बताता हूं दोस्तों मैं आपको। आणविकता वास्तव में है क्या? आणविकता है कि क्रियाकारक के जितने अणुओं के मध्य प्रभावी टकरे होती वो उसकी आणविकता कहलाती। जितने क्रियाकारक अणु आपस में प्रभावी टकरे करेंगे, जितनी ज्यादा टकरे होंगे क्रियाकारक किसमें कन्वर्ट होंगे? उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो जितनी प्रभावी टकरे क्रियाकारक अणुओं के मध्य होती है, उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? आणविकता सैद्धांतिक मान है, 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और नहीं भिन्नात्मक हो सकती है। और एक और बात दोस्तों मैंने बताई कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती है उनके लिए अगर हम आणविकता, जटिल से मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है, उन अभिक्रियाओं के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रत्येक पद के लिए, उन अभिक्रियाओं के प्रत्येक पद के लिए, उनकी क्रियाविधि में जो पद है उनके लिए उनकी आणविकता को लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया। तो ये बात थी आणविकता की। किसकी बात थी? आणविकता। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इधर, अब हम कोटि और आणविकता में अंतर देखेंगे। कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर, और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है वो देखिए। आणविकता
आणविकता मतलब मॉलिक्यूल, आणविकता और कोटि में अंतर देखिए। यहां आ गया कोटि ऑर्डर। देखो दोस्तों, कोटि और ऑर्डर में अंतर, ये रिएक्शन है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही ए बी बी और उससे क्या बनता है उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर इसके लिए वेग लिखेंगे, वेग बराबर ए की पावर x और b की पावर y, और ये जो x प्लस y है इज इक्वल टू n, यानी कि ये कोटि। ठीक, तो वेग व्यंजक में क्रियाकारक की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ठीक है, जो रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें जो रिएक्टेंट होती है उनकी कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो इस वेग व्यंजक में क्रियाकारक की सांद्रता की घात का योग क्या है दोस्तों? कोटि है। ये तो इसकी पहली बात। यहां आणविकता जो होती है वो क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या यह आणविकता होती है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए अभी मैंने रिएक्शन लिखी है H2 प्लस Cl2, आणविकता क्या होगी इसकी? ठीक, यहाँ H2 का 1 मोल, यहाँ भी Cl2 का 1 मोल, एक रे कितना हो गया आणविकता? 2 हो गई। 1 + 1 = 2। दूसरी बात देखिए दोस्तों, कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान है। कोटि क्या है? प्रायोगिक मान। प्रयोगों द्वारा पता चलता है अभिक्रिया की कोटि का। और जो आणविकता है दोस्तों वो कौन सा मान है? सैद्धांतिक। देखते ही हमें पता लग जाता है सैद्धांतिक मान। कौन सा मान है? सैद्धांतिक मान। तीसरी बात दोस्तों, कोटि का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शनल यानी कि भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक, कोमा और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जबकि आणविकता क्या नहीं हो सकती? आणविकता 0 नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती और न ही ऋणात्मक हो सकती। ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। इसका मतलब आणविकता सिर्फ क्या हो सकती है? होल नंबर हो सकती है, एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो आणविकता सिर्फ क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपने कोटि और आणविकता के बारे में देखा। अभिक्रिया की आणविकता क्या है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, और आज हमने कोटि और आणविकता में डिफरेंस भी देखा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है दोस्तों, तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।